जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित विषयों के बारे में, कानून के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेदों का वर्णन है। नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, नागरिक कौन होगा, नागरिकता कैसे समाप्त होती है, इन सारे तथ्यों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाने नागरिक किसे कहते हैं। वह कौन व्यक्ति होगा जो नागरिक कहलाएगा। कहता है कि राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा राज्य और संविधान में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, उस व्यक्ति को ही नागरिक माना जाएगा। दूसरी बात कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो आपको बता दें भारत में एकल या एकहरी नागरिकता है और भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता के बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णित है। अब दूसरा प्रश्न कि नागरिकता प्राप्ति के आधार कौन कौन है। तो भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। पहला, जन्म से। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि जो वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मा हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले भारत में रहता आया हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 में। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा। नागरिकता प्राप्ति का दूसरा आधार है वंश परंपरा। इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गया। 2 प्रकार के अनुच्छेद 6 में 2 प्रकार के नागरिक के बारे में चर्चा है। पहला कि 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गया हो और दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो। मन में एक प्रश्न होगा कि यहां 19 जुलाई ही क्यों, 18 जुलाई या 20 जुलाई क्यों नहीं। तो 19 जुलाई इसलिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो वीजा पासपोर्ट संबंधी जो प्रावधान लागू हुए थे, उसका नियमन 19 जुलाई को ही हुआ था। 19 जुलाई 1948 में ही हुआ था। इसलिए 19 जुलाई को डेट रखा गया, बाउंड्री लाइन बना दिया गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में आ गया हो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आया उसके लिए एक शर्त है, वह 6 महीना इंडिया में रहेगा और 6 महीना रहने के बाद आवेदन पत्र देगा, तब जाके उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तीसरा है देशीयकरण द्वारा। किसी देश या कोई भूभाग हो, कोई क्षेत्र हो, स्वेच्छा से भारत में मिलने की घोषणा करता हो, इस आधार पर भी वहां के नागरिक को भारत का नागरिक माना जा सकता है।
मतलब मार्च 1947 से पाकिस्तान में चला गया हूं। मार्च 1947 के बाद कहां चला गया हो? पाकिस्तान में। या 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आ गया हो। तो जो 47 में चला गया कुछ महीनों के लिए सरकार से परमिशन लेकर के, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले क्या हो गया? आ गया, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 कहता है पंजीकरण। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या लिखा कि संविधान लागू होते के समय, जिस वर्ष मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय कोई व्यक्ति भारत में नहीं रहता है। कोई व्यक्ति जिस वर्ष संविधान लागू हुआ और जिस तारीख को संविधान लागू हुआ उस तारीख में या उस वर्ष इंडिया में नहीं रहता है। लेकिन संविधान लागू होने के पूर्व उसके दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, कोई भी भारत का नागरिक रहा हो तो वह व्यक्ति जिसके दादा दादी, नाना नानी संविधान लागू होने के पूर्व भारत में जन्मे हो, रहे हो, आवेदन पत्र देकर के भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। भूमि विस्तार सरकार अगर, भूगोल वेता अगर नए भूमि की, नई स्थान की खोज करता है तो वह नया स्थान भी भारतीय भूभाग में शामिल हो जाएगा और वहां का नागरिक, वहां के लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो भूमि विस्तार, ये 5 आधार है भारत में नागरिकता के प्राप्ति के। अगला प्रश्न होगा तो भारत में नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? कोई किसी व्यक्ति को किस तरीके से, किन कारणों से नागरिकता छीनी जा सकती है? तो भारत में नागरिकता की समाप्ति के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन मुख्य 3 है। पहला, परित्याग के द्वारा, स्वेच्छा से। हम इच्छा है कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, तो हम अपने स्वेच्छा से एक आवेदन पत्र लिखकर हम भारत के नागरिकता से त्याग पत्र देकर दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार या ग्रहण कर सकते हैं। पर्यावसन, हम अपने देश के छोड़ दिए, दूसरे देश में जाकर अस्थायी रूप से बस गए और उस देश में जाकर वहां की नागरिकता को स्वीकार कर लिया। मतलब दूसरे देश के नागरिकता को स्वीकार कर लेने के बाद भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, उसके बाद वंचित किया जाना। अगर आप देश विरुद्ध काम करेंगे, राष्ट्र हित के विरुद्ध में काम करेंगे, तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार से संसद वंचित कर सकती है। ये है नागरिकता के समाप्ति के 3 प्रकार। अनुच्छेद 10 यह कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा, कानून के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। मतलब संसद ने नागरिकता को समाप्त करने के बारे में जो प्रावधान बनाया है, जो कानून बनाया है, उसी कानून के द्वारा ही या उस कानून का उल्लंघन करता है तब ही किसी की नागरिकता छीनी जाएगी, अन्यथा अन्य किसी कारण से नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 मतलब नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। और कई बार बता दिया हूं कि संसद एक संस्था है जिसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 11 में। अब मन में प्रश्न होगा नागरिकता अधिनियम क्या है? तो नागरिकता के विस्तार के बारे में, नागरिकता के प्रश्न पर समय समय पर जो कानून बनाए गए हैं
उसी को हम नागरिकता अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में बना और 1955 के नागरिकता अधिनियम में संसद ने समय और परिस्थिति के आधार पर कई बार संशोधन किए और भारतीय नागरिकता अधिनियम में अभी तक 2019 तक कई बार संशोधन हुए हैं। सबसे पहले 1957 में, 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और हाल में ही 2019 में 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के पड़ोसी देश में जो हिंदू, ईसाई, सिख धर्म के लोग रहते हैं और उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है वहां के स्थानीय या बहुसंख्यकों के द्वारा, उन अल्पसंख्यकों को जो बहुसंख्यक के अत्याचार से पीड़ित हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत की संसद ने, एनडीए की सरकार ने 2019 ईस्वी में नागरिकता संशोधन किया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बना। 60 तक नियम था कि जो 6 महीना भारत में रहेगा उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 86 में कह दिया गया कि नहीं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक, 5 से 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा, भारत के संविधान में विश्वास करना होगा, तब जाके भारत की नागरिकता आपको प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न, विदेशी भारतीयों के लिए नागरिकता। विदेशी भारतीय मतलब वह भारतीय जो विदेश में रहते हैं, उनके लिए नागरिकता, उन्हें नागरिकता कैसे मिले? क्योंकि रियल में उसके पूर्वज तो इंडियन थे, लेकिन व्यवसाय, वाणिज्य या अन्य किसी कारण से दूसरे देश में जाके रह गए। तो विदेशी भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने के लिए 2000 में एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया कि भारत के नागरिक तो अनेक सारे देश में रहते हैं, विश्व के सैकड़ों देश में भारतीय नागरिक निवास करते हैं, लेकिन किस देश के अप्रवासी भारतीयों को नागरिकता प्रदान किया जाए, इसीलिए 2000 में एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 2000 ईस्वी में ही अपना रिपोर्ट भारत सरकार के सामने सौंप दिया और एलएम सिंघवी समिति ने अपने रिपोर्ट में दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए कहा। सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 2003 ईस्वी में कुछ देशों, खास करके 16 देशों में रह रहे भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया। और सिंघवी समिति ने ही कहा था कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। मतलब सिंघवी समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 2000 ईस्वी से अप्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी इसलिए कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अपने 20 वर्षों के प्रवास के बाद भारत की ओर लौटे थे। पहले वार्षिक मनाया जाता था, लेकिन 2015 ईस्वी के बाद अप्रवासी भारतीय दिवस हर 2 वर्ष पर मनाया जाता है। अब है अप्रवासी भारतीयों को सिंघवी समिति ने अपने रिपोर्ट में 3 वर्गों में बांटा। मतलब अप्रवासी जो भारतीय हैं उसके 3 वर्ग हैं। पहला एनआरआई, नाम सुने होंगे, दूसरा पीआईओ, तीसरा ओसीआई। तो प्रश्न है एनआरआई, बार बार सुनते हैं, जानते भी होंगे। क्या है एनआरआई? अनिवासी भारतीय, हिंदी में नॉन रेसिडेंट इंडियन। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एनआरआई कहते किसे हैं? कहता है कि वैसे भारतीय जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से, एनआरआई कहते हैं कि नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से 182 दिन से ज्यादा दूसरे देश में रह गया हो, वैसे भारतीयों को एनआरआई कहा जाता है। दूसरा ओपीआई किसे कहते हैं?
तो वह व्यक्ति जो भारत में रहता हो, जिनके पूर्वज भारत में रहे हों, लेकिन वर्तमान समय में वह दूसरे देश में जाके बस गया हो, मतलब उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके पूर्वज भारत में रहे हों, लेकिन जन्म लेने के बाद वह विदेश में जाके बस गया हो, वहां का नागरिक बन गया हो, तो वैसे व्यक्ति को POI मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि वह पर्सन जो इंडिया में जन्म लिया है, भले ही वह दूसरे देश में रहता हो, तो इसको PI कहेंगे। OCI वैसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत में था, मतलब जिस वर्ष संविधान लागू हुआ उस वर्ष उस तारीख को भारत में था, लेकिन बाद में विदेश चला गया, विदेश में ही रह गया, बस गया, वहां की नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो वैसे व्यक्ति को OCI कहा जाता है। भारत सरकार ने अप्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए इन तीनों प्रकार के अनिवासी भारतीयों को 3 प्रकार के कार्ड प्रदान किया और विश्व के 16 देशों को दोहरी नागरिकता प्रदान किया। 2011 ईस्वी में ऐसा नियम बना दिया कि वह व्यक्ति भारत के मतदाता सूची में अपना नामांकन दर्ज करा सकता है और मतदान के समय भारत में आकर के अपना बहुमूल्य मत दे सकता है। इससे कई सारे फायदे हैं। जो भारत में आएगा तो भारत में निवेश करेगा, भारत में रोजगार के अवसर खुलेंगे और लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो अनिवासी भारतीयों को मताधिकार 2011 में मिला और POI जो कार्ड होता है, उस कार्ड की एक विशेषता है कि 15 वर्षों तक यह PIO कार्ड धारण करने वाले व्यक्ति 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत में आ जा सकते हैं। धन्यवाद।